नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथमेटिक्स कॉस्मोस के इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग का मिशन एनटीपीसी सीबीटी 2 का सॉल्यूशन सेशन चल रहा है। यह हमारा सॉल्यूशन का सेशन नंबर 2 है, जिसमें आज हम लोग एनटीपीसी के द्वारा पूर्व में 1/3/2021 को 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में पूछे गए मैथ के सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न इस शिफ्ट में जो मैथ से संबंधित है वो हम लोग को पूछे गए थे। तो ये सबसे पहला सवाल आपके पास आपके समक्ष आ जाता है, जिसमें कहा गया है कि a + b + c = 17 यानी 17 है। abc का मान 168 है। ab bc ca का मान 94 है और आपको aq bq cq का मान ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि AQ + BQ + CQ माइनस 3ABC के बराबर आपका A + B + C ब्रैकेट A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है। इसका प्रयोग करके आप AQ BQ CQ का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको A² + B² + C² का मान निकालना होगा, जिसमें कि आप इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2 * ab + bc + ca। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन करके आप जो है a² b² c² का मान निकालेंगे। उसके बाद सारे रिस्पेक्टिव वैल्यू को इसमें आप भर देते हैं तो आपका एबीसी का वैल्यू भरा जाएगा, a + b + c का वैल्यू भरा जाएगा, a² b² c² का वैल्यू यहाँ से भरा जाएगा और ab bc ca इन सभी में माइनस कॉमन करेंगे तो आपका ab + bc + ca का मान आपका एज इट इज क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप भरकर सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको सोल्व करने के कुछ दूसरे तरीके की बात करने वाले हैं। इस सवाल को सोल्व करने का एक आसान तरीका यह है कि आप संख्याओं को जो एबीसी का एप्लीकेशन किया गया है, आप इसमें संख्या को एज्यूम करें, सोचना चालू करें। इसके लिए आपकी बेहतर होगी कि आप एबीसी के बराबर जो 168 दिया हुआ है आप इसका प्रयोग करें। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं तोड़ने का। तो ए बी सी के बराबर आपका 168 दिया हुआ है। इसको आप तोड़ सकते हैं तो 8 इंटू आप लिख सकते हैं 21। इस 21 को फर्दर आप 7 × 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटली एज अ रिजल्ट हम कहें तो हम लोग के पास अंततः अल्टीमेटली ये प्राप्त हो जाएगा 8 × 7 × 3। इस 8 को आप तोड़े तो 2 × 2 × 2 ये 3 में टूट जाएंगे इस 8 को। अब आप संख्याओं को बनाना चालू करें कि कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास a + b + c का मान जो है हमको 17 प्राप्त हो जाए। देखिए यदि हम इस 2 को इस 3 के साथ मर्ज कर ले तो हम लोग के पास अल्टीमेटली बन जाएगी, एक तो यहाँ पे हमारा 7 रह जाएगा, दूसरा हमारे पास ये दोनों मिलकर 4 बना देंगे और ये 3 दूना 6 बना देगा, जो कि आपका 7 × 4 = 11 और 6 17 देने में प्राप्त हो जा रहा है। यानी a + b + c का मान ये हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इस मान को यहाँ पर भी आप चेक कर लें, ए बी बी सी + ca का मान हमारे पास ये आ रहा है या नहीं। तो देखिए आप 7 × 4 × 6 इसमें a हो गई, ये b हो गई और c हो गई। ए बी का मान आप ज्ञात करेंगे तो 28 आ जाएगा, bc का मान आपका 24 आ जाएगा और ac का मान जो है आपका 42 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ लें तो 8 × 2 = 10, 4 × 14, 4 × 2 = 6, 1 6 2 8 और 1 9 94 जो हम लोग को प्राप्त हो जा रहा है। यानी हमारी वैल्यू ए बी और सी ये सही प्राप्त हुई है। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि सिंपली बस इसके वैल्यू को हम लोग जो है डायरेक्ट जो पूछा जा रहा है उसमें हम लोग भर कर निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं कि आंसर कितना हम लोग को प्राप्त होने जा रहा है। इसमें आपका 7 का क्यू निकालेंगे तो 343, 4 का क्यू 64, 6 का क्यू 216। इन सभी को जोड़ लें, 6 × 4 = 10, 3 × 13, हासिल 1, 6 × 4 = 10, 11 × 1 = 12,
हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी कि 623 हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। आप इस तरह का प्रयास कर आप अपने समय को बचा सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को लेते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि किस अनुसार से अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप बताइए। कर्ण 8 दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 8 2 4 16 हो जाएगी। सीधे सीधे फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया गया है। आप समद्विबाहु समकोण त्रिभुज को थोड़ी देर के लिए समझ लें। यहाँ पर ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और ये कर्ण होता है। और इसके क्षेत्रफल की यदि बात करें तो कर्ण के टर्म में आपका कर्ण बटा 2 का स्क्वायर होता है। कर्ण को 2 से भाग देकर स्क्वायर कर देंगे तो इससे आपका समद्विबाहु का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इसका भुजा के टर्म में यदि आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो भुजा के टर्म में यदि कल होकर भुजा आपको दे दी जाए तो क्षेत्रफल आपका भुजा का स्क्वायर और बटा 2 होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका प्रयोग किया गया है कि 8 कर्ण दिया हुआ है तो 4 आपका कर्ण बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो 16। तो आप फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं में से यादृच्छिक रूप से 2 पूर्णांक का चयन किया जाता है। यदि दोनों पूर्णांक का योग सम हो, दोनों पूर्णांक का योग सम हो तो दोनों पूर्णांक के विषम होने की प्रायिकता क्या है। चलिए सवाल को हल करते हैं। हम लोग को कहा गया है प्रथम 11 प्राकृत संख्याएं, तो 11 प्राकृत संख्या लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसे आपको अरेंज करना है, 2-2 का ग्रुप बनाना है जिसमें कि आपको दोनों को जोड़ने पर सम हो जाए। तो आप जानते हैं एक मैथमेटिक्स का ऑपरेशन में कि यदि हम सम संख्या के साथ सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सम प्राप्त होता है। इसी प्रकार विषम संख्या के साथ आप विषम संख्या को यदि जोड़ें तो भी आपको सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम लोग को यानी कि सम और सम का चयन करना होगा और विषम का चयन होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं सम संख्याएं। यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 है, फिर आपकी 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ये सभी सम संख्याओं का प्रयोग किया गया है। 2 4 6 8 और 10। यदि हम जोड़ा बनाएं तो देखिए सबसे पहले ये 2 जो है इस 4 के साथ एक पेयर बनाएगा, फिर इससे बनाएगा, फिर इससे बनाएगा, फिर इससे बनाएगा, यानी कि 2 जो है कुल मिलाकर 4 पेयर का निर्माण करेगा। इसी तरह अब यदि 2 को हम हटा दें इस ग्रुप से और 4 को लें तो 4 हमारे पास 3 ग्रुप बनाएगा, जैसे एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो 4 हमारे पास 3 ग्रुप का निर्माण करेगा। इस 6 की बात करें तो 6 हमारे पास जो है 2 ग्रुप का निर्माण करेगा। और इस 8 की बात करें तो 8 हमारे पास अल्टीमेटली एक ग्रुप का निर्माण करेगा। यानी कि सम संख्या के टोटल ग्रुपिंग की बात की जाए तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10 ग्रुप हमारे पास ऐसा बनेगा जिसमें सम और सम का एप्लीकेशन होगा। चलिए यहाँ इसके लिए हम लोग विषम के लिए समझते हैं। विषम में संख्याओं को लिखी गई है तो विषम संख्या को लिख लें। 1 है, 3 है, 5 है, इसके बाद आपका 7 है, 9 है और 11 है। सेम प्रीवियस के जैसा यदि हम इस 1 को लेते हैं तो 1 जो है आपका 1 2 3 4 5 5 संख्या के साथ पेयर बनाएगा। 3 जो है इसी तरह से 4 संख्या के बनाएगा। 5 3 संख्या के साथ बनाकर पेयर देगा हम लोग को। और 7 जो है 2 संख्या के साथ, उसी तरह से 9 आपको एक संख्या के साथ अपना एक जोड़ा बनाएगा। टोटल इनको यदि हम हल कर ले तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी विषम संख्या वाली हमारे पास 15 जोड़े का निर्माण होगा। यानी कि
15 जोड़े का निर्माण यहाँ विषम के साथ हो रहा है, 10 जोड़े का निर्माण यहाँ सम के साथ हो रहा है। आपको कह रहा है कि विषम होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता के लिए विषम वाली संख्या को ऊपर रख लीजिए यानी 15, और टोटल संख्या जो जोड़ा बन रहा है उसको आप नीचे रख लीजिए। तो 15 यहाँ, 10 यहाँ, ये 15 10 25, इसको सोल्व कर लीजिए। 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी 3/5 हम लोग के पास प्रायिकता इसका आ जाएगा, और इस अनुसार से इसका सही जवाब हमारे पास 3/5 यानी ऑप्शन नंबर 4 होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया गया है जिसमें कि आपको सॉल्यूशन करना है, कैलकुलेशन है। चलिए कर लेते हैं। 19 को 9 से गुना कर दिया जाए तो 171 हो जाएगी। 31 को 10 से गुना कर दिया जाए तो हमारे पास 310 हो जाना है। 32 को 11 से गुना कर दिया जाए तो आपका 352 हो जाना है। इन सभी को कहा है जोड़ने के लिए, जोड़ दीजिए। 2 1 3, फिर आपका 7 5 12 1 13, हासिल 1 हो गई आपका। 3 3 6 7 1 8, यानी 833 हम लोग के पास ऊपर वाला बन रहा है। नीचे वाले को देखें, इसको गुना कर लें। 2 से गुना करनी है पहले, उसके बाद 50 घटाना है। पहले 2 से गुना कर लें तो ये 200 से 2 गुना होगी तो 433 गुना 66, यानी 466। ये 0.25 2 से गुना होगा तो 0.5, यानी कि 466.5 हम लोग के पास बनेगा, जिसमें हम लोग को 50 घटाना होगा तो अंततः हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 0.5 हो गया, 606 हो गई आपकी, यहाँ 1 हो गया, और ये 416.5। इस संख्या को आप यहाँ रखकर भाग दे दीजिए 416.5 से। इसको आप काटिएगा, देखिए 4 दूना 8, फिर आपका 16 दूना 32 और 0.5 दूना 1 हो जाएगा, यानी कि ये सीधे का सीधे 2 बार में कट जा रहा है। तो इस प्रकार इसका आंसर हम लोग का 2 आना है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो आप b a के कितने परसेंट हैं ये बताना है आपको, कि b a के कितने परसेंट के बराबर है। कैलकुलेट करते हैं। a माइनस बी का 40% यहाँ लिख दूं मैं, और इधर आपको कह रहा है a प्लस बी का 20%। इसको आप का मतलब आप तो जानते हैं कि गुना होता है, इस का मतलब यहाँ भी गुना हो गया। इस a प्लस बी को यहाँ लेकर चले आइए तो a माइनस बी बाई a प्लस बी हो जाना है। इधर में आपका यहाँ सॉरी परसेंट लिखा हुआ है, तो आपका 20% बाई 40% होगा। इस परसेंट को काट दें। फर्दर आपको काटने की जरूरत नहीं है। आपका a माइनस बी जो है 20 आया हुआ है, a प्लस बी 40 आया हुआ है। तो आप कोशिश कीजिए कि नंबर को इस फॉर्मेट में हम समझ पाए। तो नंबर्स को इस फॉर्मेट में आप समझ सोल्व करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू हम लोग के पास 30 आना होगा और b का वैल्यू हम लोग को 10 आना होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। यानी a का वैल्यू हमारे पास 30 और b का वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग को b का a का परसेंट पूछ रहा है, यानी कि b को ऊपर रख लेंगे, a को नीचे रख लेंगे, यानी 10/3 का वैल्यू पूछ रहा है तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन इसको आपको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लीजिए, तो 100 गुना 100 हो जाएगा, यानी 100/3% टोटल इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 100/3 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन पर यदि हम बात करना चाहें तो इस क्वेश्चन में कही गई है कि एक पिता एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पुत्र 7 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है। वे दोनों एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं और पिता कार्य शुरू करता है, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। अगेन आपका पुनः टाइम और वर्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग एलसीएम अप्रोच को निकाल कर चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये पिता हो गया और ये आपका पुत्र हो गया। पिता 8 दिन में करता है, पुत्र 7 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, हम लोग के पास 56 हो जाएगा। इस 8 से भाग देंगे तो 7 आएगा। ये 7 यूनिट आपकी पिता की कैपेसिटी आ जाएगी।
7 से पुत्र वाले से भाग देंगे तो आपका जो है 8 आएगा। ये 8 यूनिट जो है पुत्र की कैपेसिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन के अनुसार ये कही गई है कि एक एक दिन छोड़कर काम करता है, यानी कि ये कह लें तो फर्स्ट डे, पहला दिन जो है आपका पिता कार्य करेगा जो 7 यूनिट होगा। सेकंड डे आपका पुत्र कार्य करेगा जो 8 यूनिट होगा। यदि इन दोनों यूनिट को हम साथ में लगा लें तो हम कह सकते हैं कि 15 यूनिट जो कार्य होगा वो 2 दिन में समाप्त होगा। पहला दिन पिता करेगा, दूसरा दिन पुत्र करेगा। अब इस 15 यूनिट का इस्तेमाल हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं कि 15 गुना 3 ये आपका 45 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 दिन पिता के द्वारा किया गया है, 3 दिन पुत्र के द्वारा किया गया है। चूंकि काम की शुरुआत पिता ही किया था तो इसके बाद पुनः पिता करेगा जो कि 7 यूनिट कर रहा है, तो ये आपका 7 यूनिट। टोटल को एडिशन कर ले तो आपका जो है 52 यूनिट तक वर्क हो चुका है। 52 यूनिट तक हो गया है। यहाँ पर हम लोग के पास जो है 56 है, तो 52 यूनिट तक हो गई है। तो केवल हम लोग को अब 4 यूनिट काम करवाना है। इस 4 यूनिट को करने के लिए पुत्र करेगा। पुत्र चूंकि 8 यूनिट पर डे करता है तो यहाँ पर इसको 4 यूनिट करने में आधा दिन का और समय लगना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ आधा दिन और लगेगा। ठीक है, यहाँ पर एक दिन का ये प्रयोग कर रहा है पिता आपका, और 3 दिन यहाँ पर, यानी कि टोटल रूप में हम लोग कहें तो 3 3 6 1 7 और ये आधा, यानी 7.5 दिन का प्रयोग करने के बाद इस काम को समाप्त किया जा सकेगा। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होना है, 7.5 दिन। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में एक शेष देता है और यह पूर्णतः 13 से विभाज्य भी होगी। 5, 6, 8, 9, 12 और 12 से विभाजित करने पर यह शेषफल आपका 1 देगा। तो इस अनुसार से हम लोग देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो सकता है। क्यों ऐसा कहा गया, इस चीज को समझते हैं। देखिए आपको कही जा रही है कि 5 से विभाजित करेंगे तो 1 शेषफल देगा। इसका मतलब तो यह भी होता है कि 1 घटाने पर वो 5 से कटेगा, यानी 5 से विभाजित होगा। इसमें आप देखते हैं तो ये 5 से 1 घटाने पर आपको नहीं विभाजित होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 9 हो जाएगा। यहाँ लास्ट डिजिट 1 घटाते हैं तो 3 हो जाएगी, यहाँ लास्ट डिजिट घटाते हैं तो 6 हो जाएगी। इस अनुसार से ये कोई भी आंसर सही नहीं होना है। तो हम लोग आसानी पूर्वक हम लोग 3601 को टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक इसको बनाने की बात है तो आप जो है इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप 5, 6, 8, 9, 12 इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगी ये एलसीएम इस संख्या से तो विभाजित होगी, लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि इस संख्या में 1 जोड़ने के बाद वो 13 से विभाजित होती है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो इस एलसीएम को फैक्टर यानी कि मल्टीपल, इस एलसीएम को मल्टीपल के रूप में आपको देखना चालू करना होगा। यानी कि जैसे n गुना एलसीएम और उसके बाद +1/13, ये देखना होगा कि +1 करने से कहां पर वो 13 से हम लोग को पूरी तरह से विभाज्य है, तो वो हमारा आंसर होगा। लेकिन आप इस तरह के प्रश्न को सीधे आप ऑप्शन के द्वारा चले तो आपको समय की बचत होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि 2 संख्याओं का मसा दिया हुआ है 15, लसा है आपका 60960 और उसमें एक संख्या ये कही गई है, तो दूसरी संख्या बतानी है। तो इसके लिए तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, जो आप फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं कि हम लोग का HCF गुना LCM, और इससे यदि हम फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दें तो हम लोग को सेकंड नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी का डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 15 गुना 6090/435, इसको सोल्व कर लेंगे, हम लोग को सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। 15 से इसको काटिए, 15 दूना 30 होता है, 135 बच गया। तो 15 को 9 से गुना करने पर 135 प्राप्त हो जाती है। यहाँ 29 आ गई। इस 29 को ऊपर से हम लोग को डिविजिबल करना है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास यही आंसर होनी है। क्योंकि देखिए
9 से 0 आने के लिए इस 0 को यदि हम लीव कर देते हैं तो 9 से 9 लाने के लिए हमको 1 की जरूरत पड़ेगी, यानी 1 के बाद 0 लिखी हुई होगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में ही संभव है। आप चाहें तो इसको विभाजित करके एक्यूरेट निकाल भी सकते हैं, लेकिन आप यूनिट डिजिट का प्रयोग करके विभाजिता को बिना दिए हुए भी आप आंसर तक प्राप्त कर सकते हैं, आंसर का अनुमान लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देता है। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताना यह है कि लड़का अकेले जो है संपूर्ण कार्य को यानी कुल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कुछ कहानी इस तरह की बन रही है कि आपकी M फॉर मैन हम मान लेते हैं और B फॉर बॉय मान लेते हैं। ये दोनों यदि काम करना चालू करें तो ये जो है 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। लेकिन यदि अंतिम 6 दिन केवल आदमी काम करता है तो उसको 26 दिन लगेगा। इस अनुसार से आप यहाँ कह सकते हैं कि ये 6 दिन अंतिम में कार्य किया है आदमी, ये आपका आदमी का कार्य है। तो आप कह सकते हैं कि ये 20 माइनस 26 माइनस 6, हम लोग के पास 20 की प्राप्ति होगी, यानी कि 20 दिन तक तो दोनों साथ काम किए। अब इस अनुसार से हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि ये 20 दिन के बाद यहाँ पर आदमी और बॉय दोनों के दोनों रहते हैं, मैन और बॉय दोनों रहते हैं, तो कार्य आपका 4 दिन में समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर आदमी अकेले रह रहा है तो 6 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली इसमें करेंगे कि मैन और बॉय जो है जो काम 4 दिन में कर रहा है वो मैन जो है अकेले 6 दिन में कर रहा है। चलिए इसको एलसीएम निकाल लेते हैं, ये 12 हो गई। इसको यदि भागा दे दे हम लोग को तो 4 तिहाई 12 यानी कि 3 यूनिट इसके द्वारा आ रहा है, और इस 6 से भाग दे दे तो हम लोग का बात हो रहा है कि आपका 2 यूनिट पर डे मैन कर रहा है। तो मैन और बॉय दोनों मिलकर जो है 3 दिन और मैन अकेले 2 दिन। तो आप ये कह सकते हैं कि बॉय हमारा 1 यूनिट पर डे कार्य कर रहा होगा। चलिए, तो ये हमारे पास लड़के यानी कि बॉय की कैपेसिटी हो गई कि लड़का जो है हमारा 1 यूनिट 1 इकाई कार्य प्रतिदिन करने में सक्षम है। अब क्वेश्चन को देखते हैं तो ये इस लाइन में कही जा रही है कि ये दोनों साथ में मिलते हैं तो 24 दिन में कार्य करते हैं। तो दोनों तो साथ में मिलकर 3 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि टोटल कार्य को यदि हम निकालना चाहें तो 72 यूनिट होगा। इस अनुसार से अब लड़के द्वारा इसको करवाना है टोटल कार्य को, तो 1 से भागा दे दीजिए, तो आपको 72 दिन यानी 72 डेज लगेंगे लड़के द्वारा कार्य को करने में। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा कि 72 दिन में लड़का अकेले कार्य को संपन्न कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 10%, 12% और 15% की दर से क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशि को निवेश करता है, लेकिन सभी योजना से उसको ब्याज बराबर प्राप्त होता है। ब्याज के लिए आप जानते हैं कि यदि हम आर और टी यानी परसेंट और टाइम को एक साथ कर दे तो वो हमारा टोटल ब्याज को दर्शाता है। ब्याज परसेंट को वो टोटल लिखाता है, आर और टी का एक संयोजन। तो हम लोग आर और टी को एक साथ कर लेते हैं तो मानते हैं ये फर्स्ट योजना हम लोग की हो गई, ये सेकंड योजना हो गई और ये थर्ड योजना हो गई। फर्स्ट योजना को हम लोग यदि लें तो 10% और 6 वर्ष, इन सभी को ले लें तो हम लोग का टोटल हो जाएगा ये 60%। सेकंड योजना को आप लीजिए तो आपका 12 और 10 यानी कि 120% में क्रिएट होगा। थर्ड योजना को ले लें तो 15 और 12, आपका 15 गुना 12 करने पर 180 आएगा, ये 180% को दिखाएगा। इन सभी से योजना से उन्हें बराबर अनुपात में यानी कि बराबर ही धनराशि प्राप्त होती है। तो बराबर धनराशि को प्राप्त करने के लिए अब आपको इन संख्याओं को रेशियो के अंतर्गत देखना पड़ेगा कि रेशियो इसकी क्या होती है। यदि हम इसका रेशियो ले लें तो आपका जो है 1, 2 और 3 होता है। ठीक है, तो 1, 2 और 3 होने के साथ आप कह सकते हैं कि यदि हमको इन्हें बराबर करना है
तो बराबर करने के लिए हम इस 1 2 3 को यदि बराबर करना चाहें तो हम जान रहे हैं कि एलसीएम हमारे पास 6 है, तो हम लोग को सबको 6 बनाना पड़ेगा, यानी इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए आपको 6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इसके लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। यही आपका 6, 3 और 2 जो है उनका धन का अनुपात होगा। तो इस अनुसार से इसका जवाब इस प्रश्न का आपका कि उनके धन का अनुपात यानी निवेशित धनराशि का अनुपात 6:3:2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि अनीश ने एक टीवी इसके आरंभिक मूल्य विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदा और इसे आरंभिक मूल्य के से 4% अधिक पर बेच दिया, तो अनीश को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इसमें मान लेते हैं कि अनीश का विक्रय मूल्य जो है आपका 100 था, इसका 4/5 पर वो खरीदा है, तो इसका 4/5 आप कैलकुलेट करें तो कितना होगा। 4/5 आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा, 5 से 20, 20 से गुना हो जाएगा, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि वो 80 में खरीदा है वस्तु को। ठीक है, और इसके बाद कहता है आरंभिक मूल्य से 4% अधिक पर उसको बेचा गया है, यानी आरंभिक मूल्य तो ये था शुरुआत का, इस आरंभिक मूल्य से जो है 4% अधिक पर वस्तु को बेची गई है, यानी 104 पर बेची गई है। कह रहा है कि आप उसे कितना परसेंट का लाभ होगा, तो लाभ तो इसको यहाँ से यहाँ कैलकुलेट होगा। ये आपका अधिक बिक्री मूल्य हो गया, ये खरीद मूल्य हो गया, दोनों को घटा देंगे, 24 जो है आपका इसका प्रॉफिट हो जाएगा 80 पर, लेकिन इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 से 0 गया, 8 3 की 24, 3 से यहाँ गुना कर देंगे तो आपको 30% इसका जवाब आएगा। इस अनुसार से इसका ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि cot 19 डिग्री और ब्रैकेट cot 71 डिग्री cos स्क्वायर 21 डिग्री प्लस 1/tan 71 डिग्री और sec स्क्वायर 69 डिग्री, इसका हम लोग को मान पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसके मान के लिए यदि इसकी मान को कही जा रही है तो cot 19 71 20 71, इस अनुसार से इसका आंसर 2 होना है, यानी कि 1 आएगा। कैसे किया गया इस चीजों को यहाँ पर समझते हैं। आप जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में आप एक फॉर्मूला का एप्लीकेशन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपका 1 होता है। साथ ही आप यह भी जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज को आपको इसके फॉर्मेट में ध्यान रखनी है कि यदि इस कंडीशन में आप थीटा और यहाँ थीटा जो लिखी गई है, 2 टर्म्स लिखे गए हैं, साइन और यहाँ कॉस लिखा गया है, यहाँ टेन और यहाँ कॉट लिखा गया है। आप एक और चीज को ध्यान रख सकते हैं कि आप दोनों टर्म को सेम ही रख सकते हैं, कि आप इस रूप में भी इसको ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू भी आपका 1 होगा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर बीटा, यानी दोनों सेम टर्म हम कर दिए तो आपका 1 ही होगा। इसी अनुसार से आपका टेन थीटा इंटू बीटा भी हमारे पास 1 हो जाएगा और कॉट थीटा इंटू कॉट बीटा भी हम लोग के पास 1 हो जाएगा। लेकिन ये तभी कंडीशन फॉलो होगा जब आपका थीटा प्लस बीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। आप इस चीज को ध्यान रखें। समझते हैं यहाँ पर इस टोटल टर्म में जो है आपको cot 19 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। आप cot 19 से मल्टीप्लाई करें तो पहला मल्टीप्लाई आपको इसके साथ होगा, तो cot 19 इंटू cot 71 बनेगा। देखिए यहाँ पर 19 प्लस 71 आपको 90 दे रहा है, यानी कि ये दोनों गुना होकर 1 हो जाएंगे इस फॉर्मूला के थ्रू जो कि आपका दिया गया। तो यहाँ पर केवल बात इससे गुना होती है तो केवल हम लोग के पास केवल ये टर्म बचेगा, केवल cos स्क्वायर 21 डिग्री।
ठीक है। इसको यदि यहां से गुना करते हैं हम लोग तो 1/71 डिग्री है, इसको आप cot 71 लिख सकते हैं, और फिर से वही cot 71 जब गुना होगी इससे तो 1 दे देगा, तो ये आपका 1 हो जाना है। और ये 1/sec² 69 जो है आपको cos² 69 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/sec cos होता है तो 1/sec² 69 cos² 69 में हो जाएगा, यानी कि इसमें हम लोग को बचेगी केवल cos² 69। फिर से आप यहाँ देखिए 21 और 69 इन दोनों का एडिशन जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। फिर से ये रूल आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन यदि हम लोग कर देते हैं तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग 1 लगा सकते हैं। तो इस अनुसार इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कही गई है कि 0 से 52 के बीच सभी विषम संख्याओं का आप योग ज्ञात कीजिए। तो आप तो जानते हैं कि 0 से 52 के बीच की पहली विषम संख्या 1 होगी, इसके बाद आपकी 3, 5, 7 और इस अनुसार से ये कहाँ तक जाएगी 51 तक, क्योंकि लास्ट 52 दिया हुआ है। तो 1 से आपका 51 तक के सभी संख्याओं को योग निकालना है। तो इस संख्या को हम लोग लास्ट संख्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का समांतर श्रेणी का प्रयोग करें तो हम लोग कह सकते हैं इसको आप टीएन मान लीजिए। तो इस अनुसार से आपका ये जो है ए को दिखाएगा और यहाँ का डिफरेंस जो है जो 2 आ रहा है ये आपका डी को दिखाएगा। आप जानते हैं कि टीएन के बराबर हम लोग के पास a + n-1 इंटू डी होती है। वैल्यू भर लेते हैं तो टीएन के जगह 51 हो गया, ए के जगह 1 हो गया, n-1 n पता नहीं इसी रूप में लिख देते हैं, डी का मान 2 हो गई। इसको सोल्व यदि हम लोग कर ले तो पहले 1 इधर आएगा, तो आपका n-1 इंटू 2 = 50 आना है, जो कि n-1 जो है आपका 50/2 यानी कि 50/2 यानी 25 आना है। तो n का वैल्यू आपका जो है वो हो जाएगा 25 + 1 यानी कि 26, यानी कि टोटल इसमें संख्याएं जो है वो 26 संख्याओं की मौजूदगी होगी। 26 विषम संख्याएं हैं और 26 विषम संख्याओं का योग तो आप ये जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है, तो 26 विषम संख्याओं का योग 26 का स्क्वायर होगा। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा 676, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वस्तु को 2 व्यक्तियों के द्वारा क्रमागत तौर पर बेचे जाने पर कुल लाभ मूल्य के 38% के बराबर होता है। यदि पहला व्यक्ति इसे 15% लाभ पर बेचता है तो आपको बताना है कि दूसरा व्यक्ति का प्रतिशत लाभ क्या होगा। आप जानते हैं कि a + b + AB/100 से आप 2 लगातार बढ़ते क्रम में लाभ या हानि को आप कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि ये 15% है, टोटल वैल्यू आपको कही जा रही है कि 38% के इक्विवेलेंट है। आपको बी का वैल्यू निकालना है, यहाँ ए भी 15% आपका हो जाएगा। आप चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर 10 को वैल्यू भरते हैं तो 15 10 25 हो जाएगी, और यहाँ 10 भरेंगे तो 15 10 25 हो जाएगी, और 15 × 10 आपका 150/100 यानी 1.5 आ जाएगा, जो कि आपको वहां तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। जरा सा इस 20 को भरकर आप देखें तो आप कहते हैं कि एक 15 हो गई, दूसरी 20 हो गई, यहाँ प्लस हो गया, तीसरी वैल्यू आपकी 15 × 20 और बटा 100 होगा, जो कि सोल्व करेंगे तो 20 × 25 100, 5 तिहाई 15 यानी 15 20 3, ये टोटल हमारा अल्टीमेटली जोड़कर 38% बना रहा है। इस अनुसार से आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार की 2 गुनी
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि 288 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई को बताना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप कहते हैं कि आधार और गुना ऊंचाई होता है। तो आधार गुना ऊंचाई के वैल्यू के बराबर आपको 288 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ देखिए कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार से दुगुनी है, यानी यदि आधार को हम x रख दें तो ऊंचाई हमारे पास ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी, यानी x इंटू 2x इज इक्वल टू 288 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 288 हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। आपका x स्क्वायर का वैल्यू आपका 144 मीटर स्क्वायर, तो x का वैल्यू आपका 12 मीटर हो जाएगा। और x किसका आया मान? हमने आधार माना था तो आधार का वैल्यू आया, लेकिन आपको ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई आपका 2x यानी कि 12 दूना का 24, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई है और व्यय में 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है कि उसने अपना बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए आप इस अनुसार से ले लें। आप जानते हैं कि यदि किसी वेतन को हम लोग कहें तो वेतन का जो वैल्यू होता है वो उसका बचत होगा प्लस खर्च होगा, ये दो चीजें होंगी। बचत प्लस खर्च मिलकर जो है वो टोटल वेतन को बनाता है। अब यदि इसमें कही जा रही है कि 80% खर्च कर देता है, मान लीजिए हम वेतन को 100 रुपया मान लिए, 80% यहाँ पे खर्च कर रहा है यानी 80 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई? 20। ये हमारी एक सीन बन गई। इसके बाद आपको कह रहा है क्या कि वेतन में 25% की वृद्धि हो गई, यानी ये 25% का वृद्धि हो गया तो 125 बन गया। व्यय यानी कि खर्च में उसने जो है 15% की वृद्धि कर दी, तो 80 का आप 15% निकाल लेंगे तो देखिए 80 का 10% निकालने के लिए 0 हटा दीजिए तो 8 आ गया, और 5% इसमें और जोड़ दीजिए तो आपका 4 और जोड़ दीजिएगा यानी कि 12, यानी कि इसको 12 ऐड करना होगा। 12% 12 की वृद्धि हो गई, यानी कि यहाँ पर तो कहा गया है कि 15% की वृद्धि हो रही है, यानी 12 की वृद्धि हो गई, यानी 92 हो गया। अब एक चीज को आप समझे कि 12 की वृद्धि यहाँ हुई, यहाँ 25 की वृद्धि हुई, तो बचा हुआ 13 का वृद्धि तो यहीं पर हुआ, तो आप कह सकते हैं कि 13 का वृद्धि हमारा बचत में हुआ है। जो 20 बचत था उसमें 13 की वृद्धि हुई है। इससे हम लोग इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 20 पचे 100, 13 पचे 65, यानी कि 65% उसके बचत में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका 4 नंबर होना है 65%। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है, इसमें से प्रत्येक में आप 4 घटा दें तो इसका अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो दोनों संख्या का योग आपको बताना है। चलिए कहा गया है कि 9:11 में संख्याएं हैं और इसमें 4 यदि घटाई जाए तो 7:9 में कन्वर्ट हो जाता है। कितना घटाया जाए? 4। लेकिन रेशियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ तो केवल 2 घटी है, देखो यहाँ भी 2 घटा, यहाँ भी 2 घटा, तो आप कह सकते हैं कि यही 2 का वैल्यू हमारे पास सर 4 है, यानी कि 2 से गुना किया हुआ है। तो हम लोग हर एक टर्म को 2 से गुना कर लेंगे। आपको कही गई है कि संख्या का योग निकाले, संख्या कहाँ थी? यहाँ, इसका योग 20 आ रहा है, लेकिन 2 का गुना हो जाएगा, यानी 20 गुना 2 आपका टोटल वैल्यू 40। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 40 होगा, यानी संख्याओं का योग 40 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है
और ये सिंबल लगा हुआ, इस सिंबल के साथ यदि b को मर्ज करें तो इस रूप में ये परिणत हो जाएगा, यानी a माइनस बी प्लस 1/√√a/b प्लस √a/b होगा। तो आपको इस वैल्यू को निकालना है, तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूला पे आप फिट कर दीजिए। आपको कह रहा है ये वैल्यू a हो गई, यहाँ पर b हो गई, कह रहा है a माइनस बी कीजिए, यानी 0.9 माइनस 0.1 करेंगे, फिर इसके बाद प्लस करेंगे 1/0.9 और गुना 0.1 रखेंगे और इस टर्म को रूट में रखेंगे। फिर आपको कह रहा है कि रूट रखिए और a को रखिए, यानी 0.9 रखेंगे और 0.1 रखेंगे और इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए सोल्व कर लेते। यहाँ पर घटकर बनेगा आपका 0.8, तो हो जाएगा आपका 0.8 प्लस 1 इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका √0.09 और इसको यदि भाग दे देते हैं तो ये केवल 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.8 प्लस 1 और इसका वैल्यू आप जानते हैं 0.3 होता है, प्लस ये आपकी 3 हो जाएगी। इसको सोल्व करें तो आपका जो है ये 8 के लिए 0.8 के लिए आप 8/10 कह सकते हैं, इसके लिए आप 10/3 कह सकते हैं और इसके लिए आपका 3 हो गई। अब नीचे वाले को करना ही क्या है, एलसीएम निकाल लीजिए, ये 30 हो गई, इसके नीचे 1 रख दीजिए तो 30 हो गई, यहाँ से आपकी ये 24 आ जाएगी, यहाँ पर आपका जो है 100 आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपकी 30 90 हो जाएगा। इन सभी को आप जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जा रहा है, 200 हो गया, यहाँ 10 इसमें दे दीजिए तो 14 बच जाएगा, यानी कि 214/30 इसका सही जवाब होगा, जो कि आपका ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, 4 नंबर में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना इतना यानी कि 22703739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में शेष समान बचता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम k को शेष मान लें तो 2270 माइनस के, इसके अलावा 3739 माइनस के और 6677 माइनस के, ये संख्या हमारे पास दी गई संख्या से विभाजित होनी चाहिए। अब ये आप समझे कि यहाँ पर के का मान तो प्राप्त नहीं है, तो यहाँ हम लोग HCF का एक कंसेप्ट लगाने वाले हैं, जो HCF का कंसेप्ट यह कहता है कि आपका HCF दी गई संख्या का अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। तो हम लोग ये काम करते हैं कि सबसे छोटा अंतर निकाल लेते हैं। सबसे छोटा अंतर निकालने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको इससे घटा दें तो हम लोग को अंतर निकल जाएगा। चलिए यहाँ हम लोग घटा लेते हैं, 3739 माइनस के और नीचे आपका लिख देते हैं 2270 माइनस के। इसको आप घटाते हैं तो देखिए घटाने के क्रम में आप इस तरह का प्रयोग करते थे कि इसका साइन को माइनस कर दो, इसके साइन को माइनस को प्लस कर दो, ये कट गई, यहाँ आपका घटेगा तो 9 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 6 में से 2 गया 4 गया और यहाँ पर 1 आ गया, यानी 1469 से वो संख्या बड़ी नहीं हो सकती है। हाँ 1469 भी हो सकता है यदि अगला में इसका मल्टीपल आ जाए तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, हम लोग को 1469 दिया हुआ है और इससे छोटा संख्या यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये 1459 से 1469 नहीं कटता, इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1469 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर जो योग प्राप्त हो रहा है उसको 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में फिर 3 घटाने पर आपको 12 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। संख्या को एक समान लेते हैं, जैसे कह रहा है उस अनुसार से लिख देते हैं। कह रहा है इसमें 7 जोड़ना है और जोड़कर इसको 5 से गुना करना है, जोड़ को, ठीक है 5 से गुना कर देते हैं और कहता है जो गुणनफल आई है उसको 9 से विभाजित करना, ठीक है 9 से विभाजित कर देते हैं।
और जो भागफल आया इसमें फिर से 3 घटानी है और घटाने पर आपको 12 की प्राप्ति होगी। इसको सोल्व कर ले, ये 3 इधर आ जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा, यानी कि x + 7 × 5/9 इक्वल टू हम लोग के पास 15 आ जाना है। तो x + 7 का वैल्यू आपका 15 × 9/5 सोल्व कर लीजिए, 5 तिहाई 15, यानी कि x + 7 का मान हम लोग के पास 27 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 27 - 7 यानी कि 20 प्राप्त हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो इस अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन 4 होना है, 20। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में यह कहा गया है कि एक त्रिभुज के कोनों ए बी और सी के माप जो है वो समांतर श्रेणी में एम बी सी पर इस प्रकार है कि एम बी सी पर लंब है, तो आपको बी एम बाई ए बी निकालना है। क्या कहा जा रहा है कि इसको पहले पिक्चर में समझ लें। त्रिभुज है, चलिए त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कही जा रही है कि 3 कोण है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है, एम जो है बीसी पर इस प्रकार है कि एम बीसी पर लंब है, यानी कि ए से यहाँ पर लंब डाल दीजिए तो ए एम आ गया ये। इसके बाद आपको बी एम बाई ए बी का मान पूछता है। कहाँ है बी एम, ये बी एम है और ए बी ये है। इसका रेशियो पूछ रहा है कि इतना बटा इतना आपका क्या होगा। सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि सबसे पहला चीज कहा जा रहा है कि इसके कोण समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में 3 चीजें यदि होती है तो हम लोग उसको कैसे मानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा एक हो गया, दूसरा अल्फा हो गया और तीसरा अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास ए को रिप्रेजेंट करेगी, ये बी को और ये सी को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन सभी को आपस में जोड़ दे तो 180 प्राप्त हो जाएगा। जोड़ने पर देखिए क्या हो रहा है, बी कट गया, आपको 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री आ रही है, यानी अल्फा का मान 60 डिग्री आ रहा है। अल्फा 60 का मतलब बी का मान आपका 60 डिग्री आया, यहाँ पर ये 60 डिग्री का मान आ रहा है। अब आपको ये रेशियो पूछ रहा है, तो आप स्टैंडर्ड ट्रायंगल का त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस का स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज कीजिए कि यदि ये 60 होता है तो ये वैल्यू आपकी √3 होती है, ये वैल्यू नीचे वाला 1 होता है और यहाँ कर्ण जो है आपका जो 90 के सामने बन रहा है ये कर्ण आपका 2 होता है, यानी ये नीचे 1 हो गई और ये 2 हो गया। इस पिक्चर के अनुसार यहाँ हम लोग समझ पा रहे हैं कि बी एम का वैल्यू 1 हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 2 हो जाएगा। आपको बी एम बाई ए बी पूछ रहा है, यानी कि 1/2 इसका सही जवाब होगा। इस अनुसार से इसमें ऑप्शन नंबर 1 1/2 इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 + 2 √3/2 - √3 का मान ये बराबर है x + y √3 के, तो आपको x y का मान निकालना है। सोल्व करते हैं। 5 + 2 √3/2 - √3। सबसे पहले हम लोग इसी को सोल्व कर लें। इसको आप रेशनलाइज यानी हर परमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर 2 + √3 से गुना कर देंगे क्योंकि नीचे माइनस है, और यहाँ भी 2 + √3 से गुना कर देंगे। नीचे गुना करने पर देखिए a² - b² यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 4 में से 3 गया तो 1, यानी नीचे कोई टर्म नहीं रखने वाला। तो केवल आप ऊपर वाले टर्म को गुना करके सोल्व कर ले। तो ऊपर वाले टर्म को यदि आप गुना करके सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ 5 दूना 10 हो गया, और इस चीज को यहाँ से गुना कर देंगे तो 2 और √3 गुना होकर 3 बनेगा, तो 3 दूना 6, यानी ये टर्म आपका 10 दे रहा है और ये टर्म आपका जो है 6 दे रहा है। इस अनुसार से फिर इस 5 को आप इस √3 से गुना कर ले और √2 को 2 से गुना कर ले, तो आपका हो जाएगा 5 से √3 को करेंगे तो 5 √3, और 2 √3 को 2 से गुना करेंगे तो 4 √3, 5 √3 और 4 √3 हम लोग का आ जाएगा, यानी 5 √3 और 4 √3 आ जाएगा। ये सोल्व करने पर 16 आ रहा है और इसको सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 9 √3 आ रहा है।
अब इसी फॉर्मेट में आप देखिए कि यहाँ पर मान लिखा हुआ है कि ये x प्लस वाई रूट थ्री होगा, यानी x प्लस वाई रूट थ्री होगा। इन दोनों को कंपेयर करने पर आप कह पा रहे हैं कि x का मान तो 16 और y का मान हमारे पास 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इस अनुसार से आपका x का मान 16 और y का मान 9 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग पूरे खंभे की 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है, तीसरा भाग 10 मीटर है। तो खंभे की लंबाई आपको बतानी। चलिए यदि हम खंभे की लंबाई को h मान लें तो पहला भाग 1/4 है, यानी ये h/4 हो जाएगा। दूसरा भाग पहले भाग का 4/8 है, तो पहला भाग तो ये हो गया हम लोग के पास, और इसका 4/8 हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा। तीसरा भाग आपको कह रहा है 10 मीटर है, 10 मीटर लिख देते हैं। यदि इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये पूरे खंभे की लंबाई आ जाएगी, जो कि h हमने माना था। तो इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 4 से ये 4 कट गया, तो आपका h/4 प्लस h/8 प्लस 10 इज इक्वल टू हमारे पास h आ जाएगी। टोटल सोल्व हम लोग कर लें, इसके नीचे 1 है, हम लोग एलसीएम निकाल ले, 8 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग को 2h आ जाएगी, यहाँ h आ जाएगी, यहाँ पर आपको 80 आ जाएगा, और बराबर आपका h के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। इस 8 को यहाँ से गुना कर दे तो ये आपका यहाँ पर 3h बन रहा है पहले, प्लस 80 हो गई, बराबर हमारे पास 8h आ जाएगा। इस h को इधर ले लाएंगे तो 80 के बराबर हमारे पास 8h माइनस 3h, जो कि 5h दे देगा। तो 5h का वैल्यू हमारे पास 80 हो गई, तो h का मान हमारे पास 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही जवाब 16 मीटर होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण सी समकोण है, ए और बी आपस में बराबर है, तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी का आपको जोड़ ज्ञात करना है, यानी कि उसको जोड़कर वैल्यू बताना है, मान कितना होगा ये बताना है। चलिए हम लोग समझते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो तो ए बी और सी, इन तीनों का मान जोड़कर 180 डिग्री के बराबर आता है। अब ये खुद जब 90 कह रहा है और ये दोनों बराबर कह रहे हैं, तो ये तो 90 हो गया, और ये दोनों जब बराबर आपको कह रहा है तो ये 45 हो जाएगा, यानी ए का मान बी का मान 45 हो जाएगा और सी का मान हमारे पास 90 हो जाएगा। इस मान को यहाँ लिख देंगे तो आपका साइन 45 डिग्री हो जाएगी। बी का भी मान 45 है, तो ये भी आपका जो है साइन 45 ही हो जाएगा, प्लस कॉस ए के जगह पे कॉस 45 भी कह रहा है, बी भी 45 है, तो यहाँ भी हम लोग कॉस 45 डिग्री ले लेते हैं। अब चाहे तो आप 45 डिग्री का मान भर भी सकते हैं, लेकिन इसको इस रूप में भी कर सकते हैं। साइन 45 को साइन 45 से यदि गुना करते हैं तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, और ये आपका कॉस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा। और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 रुपया और 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 रुपया हो जाती है, तो इस धनराशि पर लागू आपका ब्याज का दर बताना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि कह रहा है कि 4.5 वर्ष में यह बढ़कर जो है आपकी 1668 हो गई है, जो कि 3 वर्ष में आपके पास 1512 रुपया था। तो यहाँ हम यदि अंतर इसका निकाल लें इन दोनों का, तो आप कहिएगा कि यहाँ से तो अंतर आपका टाइम का 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर धनराशि में अंतर आपका 6, 5 और 156 रुपया का अंतर प्राप्त हो रहा है।
तो आप कह रहे हैं कि 1.5 वर्ष में यानी कि 156 रुपया वो प्राप्त किया था, उस पर 156 रुपया का ब्याज आया था। तो 3 वर्ष में कितने का ब्याज आएगा? तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग को 3 वर्ष का ब्याज निकल जाएगा कि 312 रुपया उसको ब्याज की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो 3 वर्ष में 312 रुपये की ब्याज की प्राप्ति हुई थी। तो इस अनुसार से अब ये 3 वर्ष के बाद तो ये धन हम लोग को प्राप्त है, तो ये हमारे पास मिश्र धन हो जाएगा और ये हमारे पास ब्याज हो गया 312 रुपया। इस मिश्र धन से हम इस ब्याज को यदि घटा ले तो हम लोग कह पाएंगे कि मूलधन हम लोग के पास आ जाएगा 1512 माइनस 312, यानी कि 1200 रुपया उसका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, अब ये मूलधन 1200 हो गया, ब्याज यहाँ पर इतना 312 है, तो आपका दर निकाल लेते हैं। तो 312 बटा 1200 और इसका परसेंटेज हम लोग निकाल लें तो गुना 100। इससे देखिए ये कट जा रही है, 12 से इसको आप काट लीजिए कि 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 26 आएगा। लेकिन ये 26 जो परसेंट आया है वो आर और टी का वैल्यू आया है, क्योंकि ब्याज पूर्ण ब्याज यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आर और टी के फॉर्म में आता है। तो आपका टी तो 3 वर्ष है तो 3 से इसको भागा पड़ जाएगा, तो टोटल आपका 26/3% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी कि उस पर लगने वाला ब्याज आपका 26/3% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग को कहा गया है कि a के बराबर बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान आप बताइए कि कितना होगा। आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो आप पाएंगे कि a इज इक्वल टू हम लोग के पास बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए दिया हुआ है, ये टर्म यहाँ गुना हो जाएगी तो ए बी माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, जो सोल्व करने पर हम लोग कह सकते हैं इन सभी को इस तरफ रखने पर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी का वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू निकालनी है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आपका होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, आपको ये टर्म तो 0 दिया हुआ है तो 0 इससे गुना होकर पूरा का पूरा टर्म को 0 कर देगा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू आपका 0 प्राप्त होगा। तो इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 1 है कि इसका मान आपका 0 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से शुरू करती है, इसकी चाल में हर 1 घंटे में 20 किलोमीटर की वृद्धि होती है, तो 470 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ये कितना समय लगाएगा। अर्थात इसके द्वारा यह कहा गया कि पहले घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का इसका चाल होगा, इसके बाद ये 20 किलोमीटर बढ़ेगा यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, इसके बाद पुनः ये आपका 20 किलोमीटर बढ़ेगा यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और इसी तरह से ये आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसको आपको कह रहा है कि कितना घंटा में यानी कितना समय में यह 470 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेगा। तो आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जरा सा ऑप्शन को ध्यान से देखें तो आप पा रहे हैं कि 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा, ज्यादा बड़ा डाटा नहीं है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिखकर 6 घंटा तक लिख लेते हैं। देखते हैं क्या होता है। 40, 60, 80, इसके बाद हम लोग के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और इसके बाद जो है हम लोग के पास 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। हम लोग टोटल 6 टर्म को लिख चुके हैं। देखते हैं कहाँ तक में 470 पूरी हो रही है। तो यहाँ 40 से इसको जोड़िए तो 100 हो गई, इसको जोड़िएगा तो 180 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 280 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 280 प्लस 20 यानी 300 और 100 400 हो जाएगी। 400 तो यहाँ तक पहुंच गई, यानी कि यहाँ पर उसको अब केवल 70 जाना है,
तो 140 अगला में जा रहा है, यानी कि यहाँ आधा घंटा में ही काम चल जाएगा, यानी कि 70 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा आधा घंटा में। इस चीज को ध्यान देना है। तो आपका कितना घंटा लगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 5.5 घंटा इसका सही जवाब होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि दिया गया एक बार ग्राफ है जो वर्ष 2017 और 2018 में 5 अलग अलग दुकान ABCDE के द्वारा कालीन की बिक्री जो 1000 में है उसको दिखा रहा है। ठीक है, वर्ष 2018 में सभी दुकानों की औसत बिक्री 1000 में बताइए कि कितने थे। तो 2018 को हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका रेड कलर का है, तो रेड कलर वाले का सभी का औसत निकालना है। औसत के लिए आप जानते हैं कि सारे को जोड़ लेंगे, जोड़कर भागा दे देंगे, औसत निकल जाएगा। लेकिन आप एक चीज और औसत निकालने में बार ग्राफ में आप इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेटस को ऊपर से लेकर नीचे तक में किसी को भी आप एक लाइन खींच लें। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसमें हम लाइन खींच लें, यहाँ से बराबर कर दे ऐसे सबको, यानी कि यहाँ से इस लाइन से ऊपर जो है हम लोग चीजों को अलग देखें और नीचे अलग देखें। तो यहाँ आप इस लाइन के थ्रू आप देख पाते हैं कि इस लाइन के नीचे जितनी भी चीजें, चूंकि हमने 70 पर रखी है तो इस चीज को हम 70 पे फिक्स कर देते हैं, बाकी सभी चीजों को हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो है यहाँ 70 से 20 ऊपर है, सेकंड वाली वैल्यू 15 ऊपर है। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू आपकी 80 पर है यानी 10 ऊपर है, यानी ये 20 ऊपर हो गई, ये आपकी 15 ऊपर हो गई, ये आपकी 10 ऊपर है, ये तो उसी जगह पर है, और ये आपका 5 ऊपर है। यानी कि आप इन सभी को जोड़कर एवरेज निकाल लें, यानी कि 20 15 10 और 5, तो 20 15 35 हो गई, 10 45 और 5 50 हो गया। अब उस 50 को आप 1 2 3 4 5 इसका औसत निकाल ले, यानी 50 का औसत निकाल ले, 5 से भागा दे दे, 10 आ जाएगी। इस औसत को आप इस 70 में लाकर ऐड कर सकते हैं जो कि आपका 80 दे देगा। तो इस अनुसार से इसका सही जवाब आपका 80 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियां ABC के द्वारा किए गए लैपटॉप के उत्पादन से संबंधित ग्राफ का अध्ययन दिया हुआ है यहाँ पर। तो C और B का अंतर आपका कह रहा है कि सबसे अधिकतम कहाँ था। C आपका ये सफेद लाइन है और B आपका रेड लाइन है। सफेद और रेड के बीच में अंतर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ अंतर हुआ, देखिए यहाँ इतनी अंतर है, यहाँ पर इतना बड़ा अंतर, यहाँ पर तो लगभग न के बराबर, यहाँ पर ये है और यहाँ कम हो गई, और यहाँ पर ये हो गई। अब इन सभी में यदि आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी लाइन हमारे पास यहीं पर है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, यानी कि छठा वर्ष में इसका सबसे ज्यादा अंतर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका कि ये तालिका कुछ दी गई है, राज और रोहित के द्वारा अंक को दिखा रहा है। ठीक है, रोहित और राज द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों में अंतर बताना है, यानी परसेंटेज निकाल देना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि गणित का कह रहा है कि अधिकतम अंक 50 है, यहाँ भी 50 है, सभी जगह अधिकतम अंक सेम है दोनों तरफ में, तो हम लोग दोनों को परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज आप निकालने के लिए जो है सबसे पहले आप इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ देंगे तो आपका 7 5 12 2 14 2 16, देखिए 7 5 12 2 14 2 16, एक बच गया, 3 1 4 4 8 4 3 12 12 3 15, यानी ये 156 लेकर आया है आपका टोटल, आपका 1 2 3 4 यानी कि 200 में। ये कितना लेकर आया है इसको देख लेते हैं। ये आपका 8 5 13 5 18, एक बच गया, उसके बाद जो है आपका 4 3 7 4 11 3 14 और 1 15, 158 200 में लेके आया है।
दोनों के अंक का अंतर यदि हम लोग निकाल ले तो हम कह सकते हैं 2 लाया है, 2 100 पर, और परसेंटेज में कैलकुलेट कर ले तो गुना 100 कर देंगे, 2 से यहाँ कट गई, इससे ये कट गया, अल्टीमेटली हमारे पास 1% आ गया। तो इस सवाल का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1% होगा। तो आज इसमें बस इतना ही। आशा करते हैं कि यह सेशन भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे कि किस अनुसार से प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो आप लोगों से फिर से मिलते हैं मैथिमा कॉस्मोस के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।